गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10th चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ये स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। बड़ा ही आसान चैप्टर है। सबसे पहले क्या है, नेशन बिल्डिंग क्या है, राष्ट्र निर्माण। एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कैसे होएगा और उसके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। मेन बातें हैं जो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही इजी लगेगा, बिल्कुल ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले बेटा कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। आपको पता है कि भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। और आपको ये भी पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अपने फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जब भारत आज़ाद हुआ था। और आपको पता है कि 1947 के अंदर जो अपने इलेक्शन नहीं हुए थे, आम सहमति से ही, सर्वसम्मति से ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया गया और कांग्रेस की सरकार बना दी गई थी। और तभी जब हम आज़ाद हुए तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। ठीक है बेटा, उनमें सबसे पहली मेन चुनौती थी नेशन बिल्डिंग। सबसे मेन चुनौती थी नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र निर्माण। क्योंकि भारत आज़ाद हुआ तो भारत के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ स्टेट्स थी ऐसी जो आपको पता है कि जब भारत गुलाम था तब हमारे पास 566 रियासतें थी, राजाओं की किंगडम थी। तो जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए तो उन्होंने ये अनाउंस किया कि आप चाहे भारत के अंदर रह सकते हो चाहे पाकिस्तान के अंदर जा सकते हो। आप अपना जो भारत को साथ भी आप जा सकते हो, इनके अंदर भी आप अपना विलय कर सकते हो, इनके अंदर शामिल हो सकते हो, या फिर आप पाकिस्तान के अंदर शामिल हो सकते हो। अगर आप किसी भी राष्ट्र को पसंद नहीं करते तो आप अपना इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। तो ये अंग्रेज़ों ने अनाउंस किया तो हमारे सामने क्या था, कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो ना तो पाकिस्तान के अंदर गई और ना ही वो अपने इंडिया के अंदर आई। उनमें जो स्टेट थी, जूनागढ़ थी, हैदराबाद थी, कश्मीर थी और मणिपुर थी। कौन सी स्टेट थी बेटा? जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, मणिपुर। ये 4 स्टेट्स थी जिन्होंने डिसाइड किया कि हम ना तो पाकिस्तान के अंदर जाएंगे और ना ही हम इंडिया के अंदर जाएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। तो भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि ये भारत के सेंटर के अंदर था। ठीक है, कश्मीर आपको पता बिल्कुल टॉप पे था, टॉप पे है जैसे। ठीक है, हैदराबाद बिल्कुल सेंटर में है, मणिपुर इधर वेस्ट की तरफ है। तो ये भारत के चारों यानी कि जो अपनी डायरेक्शंस हैं उनके अंदर ये भारत के लिए ख़तरा पैदा हो सकते थे। तो भारत ने इन चारों स्टेट्स को अपने अंदर कैसे विलय किया, कैसे शामिल किया, ये भी भारत के सामने एक बड़ी समस्या थी। तो हैदराबाद के अंदर बेटा क्या था, जो हैदराबाद का निज़ाम था, जो हैदराबाद का निज़ाम था वो किसी के अंदर शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन भारत ने वहाँ पर आर्मी को भेजा, 7 दिन वहाँ युद्ध चला और राजा निज़ाम था वो हार गया और उनको मजबूरन भारत के अंदर विलय करना पड़ा। और जो मणिपुर थी उन्होंने बेटा साइन कर दिए थे कि हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है आप उनका सल्यूशन करोगे तो हम भारत के अंदर आने के लिए तैयार हैं। तो बेटा कश्मीर के अंदर आपको पता है कि कश्मीर की बड़ी समस्या थी। कश्मीर के अंदर क्या था, राजा हरी सिंह था, वो राजा हिंदू था लेकिन प्रजा जो लोग थे वहाँ मुसलमान थे। तो उन्होंने किया कि हम ना तो पाकिस्तान में जाएंगे ना भारत के अंदर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और वो भारत की शरण में आ गया और भारत ने वहाँ पर अपने 5000 सोल्जर भेजे और पाकिस्तान को वहाँ से निकाल दिया और जो राजा हरी सिंह था भारत के अंदर वो शामिल हो गया था। तो इसी तरीके से काफ़ी स्टेट्स थी,
काफ़ी ये प्रिंसली स्टेट थी जिनको भारत के अंदर शामिल किया गया। और उसके बाद बेटा जो इसके अंदर आएगा, और भी बहुत सारी अपने पास चैलेंजेस थी भारत के सामने। अनएजुकेटेड था, पॉवर्टी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेट था, ये सारी अपने पास चैलेंज थे उस टाइम, क्योंकि अपनी डाइवर्सिटी थी बहुत। इंडिया बहुत बड़ा था, विशाल देश था, तो उनमें डिफरेंट कास्ट वाले, कलर वाले, रिलीजन वाले लोग रहते थे, लैंग्वेज वाले भी लोग रहते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी अपने सामने। और आपको पता है कि जो स्टेट्स थी वो अपनी अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस देने लग गई, और उन्होंने डिमांड की लैंग्वेज के आधार पर हमें क्या है, स्टेट्स बना दी जाए। और भारत जो उस टाइम इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं एग्री नहीं था कि अगर प्रिंसली जो लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बना दी जाए तो कल को क्या है, जो इंडियन यूनिटी है उसको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। तो बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स थी अपने सामने। और आपको पता है कि फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड जो अपनी स्टेट थी वो आंध्र प्रदेश है, 1952 के अंदर बनाई गई थी। उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया, काफ़ी जो काफ़ी स्ट्रगल किया। उसमें था एक नाम है पोटी श्री रामुलू। इसने क्या किया, फास्ट रखा, कितने दिन, 56 डेज, और इसकी डेथ होगी। लेकिन इसकी डिमांड थी कि लैंग्वेज के बेस पे आंध्र प्रदेश को बनाया जाए। बाद में बेटा इसकी डेथ के बाद एक कमेटी बनाई गई, और कमेटी ने ये कहा कि आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेस के ऊपर बना दिया जाए। तो बेटा ये था। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 के अंदर, और इसमें जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 स्टेट्स थी और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। बेटा ये भी याद रखना है, जब भारत आज़ाद हुआ तो 14 स्टेट्स थी इसके अंदर और 6 यूनियन टेरिटरीज थी उस टाइम, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो अपने पास अब 28 स्टेट्स बन गए, धीरे धीरे उनको बनाया गया। जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड 1960, तब अपने पास 1960 के अंदर क्या था, 16 स्टेट्स होगी। 1966 को आपको पता है कि हरियाणा बना था, पंजाब में से निकाला गया। तो इस तरीके से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल 3 अलग अलग स्टेट बना दी गई। तो इस तरीके से बाद में धीरे धीरे इसका विकास किया गया, धीरे धीरे स्टेट्स बनाई गई, धीरे धीरे एक सिस्टम के अकॉर्डिंग एक नेशन बिल्डिंग का निर्माण किया गया। तो बेटा मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेशन बिल्डिंग के सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं ये आप एक एक करके सारी पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मीनिंग ऑफ नेशन बिल्डिंग। नेशन बिल्डिंग का क्या अर्थ है, राष्ट्र निर्माण का क्या अर्थ है। नेशन बिल्डिंग बेटा क्या होता है, सबसे पहले रेफर टू प्रोसेस वेयर बाई पीपल ट्रांसफर देयर कमिटमेंट एंड लॉयल्टी फ्रॉम स्मॉलर ट्राइब्स, विलेजेस और पार्टी पार्टिसिपेशन टू द लार्ज सेंट्रल पॉलिटिकल सिस्टम। बेटा पॉलिटिकल सिस्टम, राष्ट्र निर्माण क्या होता है, जिसके अंदर लोग कोई भी अपनी कमिटमेंट कर सकते हैं, मतलब कोई भी अपने विचार रख सकते हैं, ठीक है। लॉयल्टी का मतलब अपना उत्तरदायित्व होता है बेटा, ड्यूटी होता है अपना। स्मॉल ट्राइब्स, छोटे कबीले के अंदर, गांव के अंदर, और पार्टी के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए बड़े लेवल के ऊपर वो अपना योगदान दे सकते हैं। मैं एक सिंपल शब्दों में कहूँ, नेशन बिल्डिंग क्या होता है, जिसके अंदर लोग अपनी इच्छा से अपने विचारों को रख सकते हैं, अपनी पार्टी का निर्माण कर सकते हैं, और देश की समस्याओं के बारे में अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसको बोलते हैं अपन राष्ट्र निर्माण, नेशन बिल्डिंग। अब इनमें डेफिनेशन दी गई है बेटा, एक जैसे मैं यहाँ पढ़ूँ, डेविड ए विल्सन की है, नेशन बिल्डिंग इज pre-assumedly a metaphoric for the social process or process by which
national consciousness appears in central certain groups and which through a more or less institutionalized social structures act to attain political autonomy for their society। बेटा ये क्या कहना चाहता है कि जो नेशन बिल्डिंग है एक सोशल प्रोसेस है जिसके अंदर जो राष्ट्रीय समस्याएं होती हैं बेटा वो ग्रुप के अंदर और किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर और किसी सोशल स्ट्रक्चर के द्वारा पॉलिटिकल जो राजनीतिक समस्याएं हैं देश की, आर्थिक समस्याएं देश की, सामाजिक समस्याएं देश की, उनका निपटारा करने के लिए अपना योगदान देना, चाहे वो सिंगल इंडिविजुअली दे सकता है, चाहे वो सोशल स्ट्रक्चर को के द्वारा, और चाहे कोई अपनी पार्टी बना के अपने योगदान दे सकता है। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्र निर्माण को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, उनकी जो जो समस्याएं हैं उनके अंदर, चाहे वो इंडिविजुअली, चाहे पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, चाहे इंस्टीट्यूशन के द्वारा, चाहे ग्रुप के द्वारा, किसी भी तरीके से उनकी समस्याओं को हल करने के अंदर अपना योगदान दे, तो उसको बोलते हैं आप नेशन बिल्डिंग। दूर करना उनको आप बोलते हैं नेशन बिल्डिंग। तो बेटा कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, ये आपको पता है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पार्टीशन की, 14 और 15 अगस्त को आपको पता है 1947 के अंदर जो भारत था उसमें से दो नेशन निकले, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। दो आए थे, यानी कि एक स्टेट में से दो स्टेट निकल गई, एक पाकिस्तान निकल गई स्टेट कंट्री और एक अपनी इंडिया निकल गई है। और दोनों को जो पार्टीशन किया गया था वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस थी, एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा इसका किया गया था। तो इसमें फर्स्टली है देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज इन ब्रिटिश इंडिया। जब भारत गुलाम था तो कोई ऐसा एरिया नहीं था कि यहाँ सारे ही मुसलमान रहते हो, और ना ही कोई ऐसा एरिया था यहाँ पर सारे ही हिंदू रहते हो, तो उनका पार्टीशन करना बड़ा मुश्किल था। मुस्लिम्स वर मेनली कंसंट्रेटेड इन 2 एरियाज। जो मुसलमान थे मेनली 2 एरिया के अंदर ज़्यादा थे, जो फर्स्ट था वेस्ट के अंदर और अदर था ईस्ट के अंदर, पूर्व और पश्चिम के अंदर, यानी कि इनका सबसे ज़्यादा लोग बैठे थे। तो सेकेंडली क्या था, ऑल मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज वर नॉट इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग पाकिस्तान। एक ये भी बड़ी समस्या थी कि सारे मुसलमान पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना चाहते थे। खान अब्दुल गफ्फार खान था जो फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान है, जिसको आप फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। वो क्या था, इसके बिल्कुल खिलाफ था। वो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर था प्रोविंस का, वो लीडरशिप कर रहा था वहाँ की, लेकिन उसने इस बात का बिल्कुल ही विरोध किया कि जो ईस्ट और वेस्ट वाले वो सारे पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। ठीक है बेटा, वो कहता है कि जो अपनी इच्छा से पाकिस्तान के अंदर जाना चाहे उसको भेज दो। और वो भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के भी खिलाफ था, लेकिन जो उसकी आवाज़ थी उसको दबा दिया गया और NWFP वाज मर्जड विद पाकिस्तान। नॉर्थ वेस्ट जो था ये सारा पाकिस्तान के अंदर मर्ज कर दिया गया। और थर्डली था 2 मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस पंजाब एंड बंगाल हैड वेरी लार्ज एरियाज वेयर नॉन मुस्लिम वर इन मेजॉरिटी। पंजाब और बंगाल के अंदर क्या था, बहुत बड़ा एरिया था, और यहाँ पर क्या था, मुस्लिम नहीं थे, बहुत कम मात्रा के अंदर थे। दीज 2 प्रोविंसेस वर आल्सो, इनको भी क्या कर दिया गया, तोड़ दिया गया। आधा भाग पाकिस्तान को दे दिया गया और आधा भाग अपने पास आ गया। और फोर्थली क्या था, देयर वाज ए प्रॉब्लम ऑफ मिनॉरिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। दोनों साइड मिनॉरिटी क्या होती है बेटा, जिनकी जनसंख्या कम हो, जिनकी जनसंख्या कम हो, जैसे सिख कम्युनिटी थी, जैसे बौद्ध धर्म था, वैसे जैन धर्म है अपने पास। ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी थी जो यहाँ रह गई थी, वो मिनॉरिटी के अंदर आ गई थी, उनकी जनसंख्या कम हो गई थी और इस वजह से उनका भी ध्यान रखना था। तो ये सारी अपने पास क्या थी, प्रॉब्लम्स थी नेशन बिल्डिंग के लिए। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ
आपको समझ आ गया होगा राष्ट्र निर्माण नेशन बिल्डिंग के सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी। ये 4 चुनौतियां अपने पास मेनली थी। उसके बाद बेटा ठीक है, और फिर अपन एक कमीशन बनाए, कमीशन के द्वारा स्टेट को एक सिस्टमेटिक ढंग से नेशन बिल्डिंग के अंदर कन्वर्ट किया। बेटा इतना ही आज के लिए बहुत है, कल आपको आगे करवाया जाएगा। और बेटा आपके एग्ज़ाम के अंदर मैं बात करूं तो जो आपका सिलेबस आएगा 10th 11th और 12th 3 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर डाले जाएंगे। इन 3 चैप्टरों को अच्छे ढंग से आप लर्न करोगे बेटा। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए गुड डे।